How are you, students? I hope you are happy and healthy. Welcome to my YouTube channel. This is Hiren Tandel, Padmaj Academy, Navsari. This is the first video. This is the third video of 11th Standard Chemistry, Semester 1, Unit 2, Structure of Atom. तो ये हमारा मेरा थर्ड वीडियो है इस यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। अगर आप डायरेक्टली थर्ड वीडियो देख रहे हो तो आप प्रीवियस 2 वीडियो देख सकते हो आगे की इंफॉर्मेशन के बारे में, आगे के टॉपिक्स आप जान पाओगे उससे। फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो में मैं पॉइंट 2.3.2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है, ठीक है, वो हमने देख लिया कैसे है प्रीवियस वीडियो में। तो उसका पार्टिकल नेचर के बारे में जानेंगे, पार्टिकल नेचर, और प्लैंक्स क्वांटम थियरी समझेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थियरी समझेंगे। तो वेव नेचर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसमें जो क्वालिटी होती है रिफ्रैक्शन होता है और इंटरफियरेंस होता है, जिसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफियरेंस। तो उसको छोड़ के भी बहुत सारी चीजें जो पार्टिकल नेचर पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी। हॉट बॉडी मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एंड वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसको थोड़ा हम समझेंगे अभी। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम with स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के स्पेशल रेफरेंस लेके लाइन स्पेक्ट्रा बनाया जाता है, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे इट इज नोटवर्थी दैट द फर्स्ट concrete explanation of the phenomenon of the black body radiation mentioned above was given by Max Planck in 1900 में। मैक्स प्लैंक ने इसके बारे में जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में अच्छी तरह से समझाया था, एक्सप्लेनेशन दिया था। किसने? मैक्स प्लैंक ने 1900 में। जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हॉट ऑब्जेक्ट्स एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करते हैं ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, तो बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो एमिट करते हैं। As the temperature is raised, a higher proportion of short wavelength, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा वैसे क्या हो जाएगा, हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, मतलब ब्लू, जो ब्लू होता है उसकी वेवलेंथ कम होती, इज जनरेटेड। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो शॉर्ट वेवलेंथ हमें मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जब हम आयन को गर्म करते हैं, ठीक है, तो पहले जो आयरन रॉड होता है वो पहले क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, जैसे जैसे गर्म होता है वो व्हाइट होता है, और लास्ट में क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ब्लू मतलब शॉर्ट वेवलेंथ मिलती है हमें, ठीक है। और कौन सा कलर दिखता है हमें, ब्लू कलर दिखता है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। These means intensities of radiation of different wavelength emitted by the hot body depends upon the temperature, मतलब किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे उसका डिपेंडेंस रहता है, रेडिएशन का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस रहता है। When the surface of an object is irradiated, ठीक है, मतलब सब जो भी सरफेस है आपको इरेडिएट अगर हम कर रहे हैं,
जैसे उसमें लाइट डाल रहे हैं, उधर कुछ भी रेडिएशन और डाल रहे हैं हम, विथ लाइट, जैसे लाइट डाल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अ पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इज, तो उसमें क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, तो कुछ पार्ट उसमें क्या होता है, उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, कुछ क्या हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है, और कुछ क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, तो ये नेचुरल है। लेकिन यहाँ पे अगर एक आइडियल बॉडी की बात करें हम, एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यूनिफॉर्मली, तो जो आइडियल बॉडी होती है वो सभी टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है यूनिफॉर्मली, इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी, उसे ब्लैक बॉडी बोला जाएगा यहाँ पे दिए। एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलेंगे, और जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसे ब्लैक बॉडी बोलेंगे। नो सच बॉडी एग्जिस्ट, लेकिन ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे है, उसके नजदीक नजदीक कार्बन ब्लैक अप्रोक्सीमेट्स फेयरली क्लोज टू द ब्लैक बॉडी। यहाँ पे ब्लैक बॉडी दिखाया गया है हमें, ठीक है। तो अंदर जो ये जो ब्लैक बॉडी है उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है क्या, रेडिएशन, यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब रेडिएशन, तो ये रेडिएशन जो अंदर जा रहा है वो पूरा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। चलो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, इट रेडिएट्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन एनी गिवन टाइम। ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग, तो किसके थर्मल इक्विलिब्रियम रहते हैं, बाहर जितना टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर रहेगा। सम ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो क्या करती है, एनर्जी को रेडिएट करती रहती है पर यूनिट एरिया एज इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जितनी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करती है उतनी रेडिएट करती है, तो मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती है। एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीजेज मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट टू शॉर्ट वेवलेंथ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो शॉर्ट वेवलेंथ से भी हमें ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, इससे समझते हैं हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया है, ठीक है, कम से ज्यादा हो रहा है वेवलेंथ, और यहाँ पे टेम्परेचर 2 ज्यादा है टेम्परेचर 1 से, टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 ज्यादा है, तो वह इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे हम पहले क्या होता था कि 2000 ये वेवलेंथ यहाँ पे हाईएस्ट इंटेंसिटी दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर जैसे हमने बढ़ाया तो छोटी वेवलेंथ में भी हमें ज्यादा इंटेंसिटी मिल सकती है। आगे पढ़ते हैं हम, assumption that absorption and emission of radiation arises from oscillator, that is atoms in the wall of black body, atoms in the wall of black body। oscillation से क्या मिलता है हमें, absorption and emission of radiation arises, किसके कारण होता है, oscillation के कारण होता है। जो एटम होते हैं ब्लैक बॉडी में, उसका ओसिलेशन के वजह से एब्जॉर्प्शन एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। प्लैंक ने क्या अज्यूम किया, प्लैंक अज्यूम दैट रेडिएशन कुड बी सब डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चंक ऑफ एनर्जी। अब रेडिएशन को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रीट चंक, मतलब सेपरेट पार्ट, डिस्क्रीट चंक, अलग अलग पार्ट में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ही गेव द नेम क्वांटम, उसको क्या बोला उसने, क्वांटम कहा।
तो मतलब एनर्जी इज क्वांटाइज्ड टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, जो क्वांटिटी एनर्जी होती है उसे उसने बोला क्वांटम, दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एमिट होती है, ठीक है, उसे उसने नाम दिया क्वांटम एनर्जी, मतलब ई, फ्रीक्वेंसी न्यू। तो उसके ऊपर से इक्वेशन मिला, E इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई एनर्जी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, मतलब जो भी एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब एनर्जी का पावर कितना होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, की वैल्यू है 6.626 टाइम्स 10 टू द पावर 34 जूल सेकंड। इसको याद रखना है, 6.626 टाइम्स 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। तो एनर्जी क्या है, मतलब सेपरेट चंक में है, डिस्क्रीट चंक में होती है, अलग अलग डिवीजन में होती है एनर्जी, इस तरह से समझा गया। अब इसको थोड़ा एग्जांपल में आएगा, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देखेंगे तब समझेंगे उसको ज्यादा। जैसे एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, जैसे एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, ऐसे वैल्यू होगी उसकी, बट कैन नॉट एनी ऑफ द वैल्यू बिटवीन देम, इसके बीच में नहीं होगी, इंटीजर के साथ रहेगी। तो अभी इसको समझेंगे हम, यहाँ पे चाहिए, यहाँ से हमें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे लाइट है हमारी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हो रहा है, और यहाँ पे मेटल सरफेस है, ठीक है, कोई मेटल है, जैसे सोडियम है कि कोई भी मेटल है, और यहाँ पे जैसे ये लाइट गिर रही है, फोटोन गिर रहे हैं, लाइट में क्या होता है, फोटोन होते हैं, ठीक है, फोटोन यूनिट ऑफ लाइट। तो फोटोन जैसे गिर रहे हैं, तो फोटोन में पार्टिकल नेचर होता है, तो जैसे ये गिरेंगे वैसे यहाँ पे जो जैसे मेटल पे गिरेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, यहाँ पे क्या बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है, और फोटोन की वजह से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन बाहर, जिसलिए उसे बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो क्या बोला जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटोन की वजह से बाहर आ रहे हैं। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो यहाँ पे एमीटर पे उसका हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जो मेटल है वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो लाइट गिरने से क्या हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं मेटल से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल, मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम द मेटल, एंड आर काउंटेड बाय द डिटेक्टर, और डिटेक्टर उसे काउंट करता है, यहाँ पे डिटेक्टर है रखा हुआ, दैट मीन्स दैट मेजर्स देयर काइनेटिक एनर्जी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे मेजर होती है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, वो हम थोड़े आगे के पॉइंट में समझेंगे, लेकिन आपको यहाँ इतना समझना है कि जैसे ही लाइट जो होती है, जो उसमें पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो यहाँ से जो लाइट मेटल पे गिर रही है, वो वहां से मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल सकती है। जैसे यहाँ पे ये मेटल है, ये लाइट आ रही है उसके, अब मेटल में क्या होंगे, एटम्स होंगे, ठीक है, तो इसका पावर इतना होता है लाइट के फोटोन का, कि ये ज्यादा पावर होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी, ठीक है, जो मेटल है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकती है। अब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकती है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, उसको आगे समझते हैं।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे उसे। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल्स, एग्जांपल पोटेशियम ले लो, बेरियम ले लो, सीजियम ले लो, वर एक्सपोज टू अ बीम ऑफ लाइट। लाइट के आगे रखेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स। बीम जैसे गिरेगा वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मतलब जितनी इंटेंसिटी होगी, जितनी ब्राइटनेस होगी लाइट की, उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे ज्यादा? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आपका मेटल का प्लेट है। ठीक है, पोटेशियम या कुछ भी ले सकते हैं आप। पोटेशियम कोई मेटल है, यहाँ पे एटम्स है उसके। जैसे ही हम लाइट इस पे आ रही है, बीम ऑफ लाइट, ये क्या है आपका बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट ये है आपका। तो यहाँ से क्या हो रहा है, बीम ऑफ लाइट के पावर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, जिससे उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हम। ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पे। ये लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब लाइट की ब्राइटनेस कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो इंटेंसिटी सिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब ब्राइटनेस कितनी है, ब्राइटनेस कितनी है, ब्राइटनेस मतलब उसमें कितने फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन। जितने फोटोन ज्यादा होंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे। ठीक है, ये इसके प्रोपोर्शनल रहता है। तो इंटेंसिटी जितना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी या ब्राइटनेस ज्यादा है, या मतलब उसका सभी का मतलब एक ही होता है, इंटेंसिटी ज्यादा है, ब्राइटनेस ज्यादा है, या नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है, वो तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर इजेक्ट होंगे। चलो आगे का पॉइंट क्या समझाते हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है मेटल से, फ्रॉम ईच मेटल देयर इज द कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे तो उसके क्या बोलेंगे, न्यू नॉट ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जो मेटल है, मतलब यहाँ पे जो ये मेटल है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो ये फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, तो वो यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ये क्या है, न्यू नॉट है आपका, न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। ये अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है लाइट की, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल नहीं पाएगी। मतलब कम से कम न्यू नॉट मतलब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उससे उससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो हम लाइट डाल रहे हैं, वो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, उसको उसकी मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उससे ये ज्यादा होनी चाहिए। द काइनेटिक, और इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड जो होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा, यहाँ से यहाँ कितनी स्पीड से बाहर आ रहा है, ये स्पीड, कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, तो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे।
ठीक है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी की स्पीड है, इसकी स्पीड कितनी है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जितनी इसकी स्पीड होगी फ्रीक्वेंसी, उतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती रहेगी उतना ही फास्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना फास्ट बाहर आएगा, और जितने फोटोन बढ़ेंगे, जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी या जितनी ब्राइटनेस बढ़ेगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। इस तरह से दो चीजों को समझना है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन इतने फास्ट बाहर आएंगे। और जितने ज्यादा फोटोन हम डालेंगे, मतलब कि जितनी ब्राइटनेस होगी लाइट की, ज्यादा जितनी इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड and kinetic energy associated with them should depend on the brightness of light। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम डिपेंड्स ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ब्राइटनेस पे क्या डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी हम किस पे डिपेंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे। यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं, यहाँ पे मेटल है हमारे पास और उसकी W नॉट मतलब वर्क फंक्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा होता है, उसको याद रखते हैं हमें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स 10 to the power -19 जूल। ठीक है, ये होता है, उसकी वैल्यू याद रखनी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे दिया गया है लिथियम का 2.42 है, तो कॉपर का 4.8, सिल्वर का 4.3 है। इस तरह से सब दिए गए हैं। और जो रेड लाइट होती है, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 4.3 टाइम्स 10 to the power -14 हर्ट्ज होती है। ठीक है, अगर ये ब्राइट लाइट है, ब्राइटनेस में साइन होना, उसको अगर ये ब्राइटनेस की वेलोसिटी मतलब फ्रीक्वेंसी, हम जो लाइट है जो पोटेशियम पे हम डाल रहे हैं, अगर पोटेशियम का मेटल है उस पर अगर रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो कोई इफेक्ट होगा नहीं। तो उस पर क्या करना चाहिए, येलो कलर की अगर लाइट डालेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5 टाइम्स 10 to the power 14 हर्ट्ज है, ठीक है, अगर ये डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो मतलब क्या होता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है उसके लिए हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी डालनी पड़ती है। जैसे पोटेशियम से रेड लाइट पोटेशियम पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी, लेकिन येलो लाइट करेगी क्योंकि येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर पोटेशियम क्या होगी, मतलब जितनी एनर्जी आने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसे उसी थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे पोटेशियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स 10 to the power 14 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, इसी चीज में आइंस्टाइन कुछ चीजें जोड़ देते हैं। अभी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक यूजिंग द प्लैंक्स क्वांटम थियरी, प्लैंक्स क्वांटम की जो थियरी थी उसमें कुछ चीजें जोड़ के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाते हैं।
तो आइंस्टाइन क्या समझाते हैं यहाँ पे, शूटिंग अ बीम ऑफ पार्टिकल अ फोटोन, ठीक है। बीम ऑफ पार्टिकल में क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं। ये ट्रांसफर जब फोटोन गिर रहे हैं किसी मेटल पे, ठीक है, ये जो फोटोन है किसी मेटल पे गिर रहे हैं, तो क्या होता है, ये ट्रांसफर इट्स एनर्जी इंस्टेंटेनियसली टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलिजन। तो ये अपनी एनर्जी किसको दे रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। ग्रेटर द एनर्जी possessed by the फोटोन में जितनी एनर्जी होगी, ग्रेटर विल द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, उतनी एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होगी टू द इलेक्ट्रॉन, एंड ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी, उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब फोटोन में जितनी एनर्जी होगी उतने पावर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा। फोटोन में जितना पावर होगा उतने पावर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी फोटोन के हिसाब से होगी इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे इक्वेशन को समझने से पहले हम वर्ड देख लें। वर्ड फंक्शन होता है, वर्ड फंक्शन मतलब क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल से मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, उसे वर्क फंक्शन बोलेंगे, या उसे एच न्यू नॉट बोलेंगे, ठीक है। और जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन चलो हमें समझ लो, जैसे ये मेटल है, उसका ये मेटल है यहाँ पे, और यहाँ पे हम फोटोन डाल रहे हैं सिर्फ, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो इसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए हमें, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए, मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए उसको क्या बोलेंगे, डब्ल्यू नॉट बोल सकते हैं या एच न्यू नॉट बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी मिल जाए, इसकी एनर्जी मिनिमम एनर्जी से ज्यादा होगी तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मिलेगी यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो इसके अंदर से आप काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी होनी चाहिए, तो आप कितनी एनर्जी दे रहे हो पहली बात तो, ठीक है, माइनस कितनी एनर्जी आपको चाहिए, मिनिमम एनर्जी न्यू, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसको उस इक्वेशन को यहाँ पे दिखाया गया है, इसको ऐसे लिखा है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है हमें। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन mv², ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर hv के हिसाब से, जो यहाँ पे 1.7 के हिसाब से लिखना है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, दोनों का सम हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, रिक्वायर्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, अब m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे वेलोसिटी हो गई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। मोर द इंटेंस बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्जर नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी ज्यादा होगी मतलब फोटॉन्स ज्यादा होंगे उसमें।
practical particle nature of light pose the dilemma for scientists. ये सब आगे के पॉइंट है थोड़े. चलो, light possesses both particle and wave like properties. That is, light has a dual behavior. light में दोनों behavior होता है, particle and wave like. wave like दोनों wave नेचर होता है, particle नेचर दोनों होते हैं. wave like properties में क्या होता है, interference और diffraction होता है. Some microscopic particles like electrons also exhibit this wave particle duality. कुछ छोटे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसमें भी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी होती है. चलो उसके हिसाब से सब देख लेते हैं फटाफट. यहाँ पे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन. फोटोन है लेकिन मोल में है, यहाँ पे मोल पे ध्यान देना है. और फोटोन है, उसकी एनर्जी हमें काउंट करनी है, कैलकुलेट करनी है. फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है हर्ट्ज में, ठीक है. तो हमें इक्वेशन पता है ये वाला, प्लैंक्स थियरी के हिसाब से. प्लैंक्स इक्वेशन, प्लैंक्स फॉर्मूला क्या होता है, E = h न्यू. h की वैल्यू आपको याद रखनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 टाइम्स 10⁻⁻34 जूल सेकंड. v हमारा दिया गया, न्यू दिया गया फ्रीक्वेंसी हमें, ठीक है. हर्ट्ज को पर सेकंड लिख सकते हैं आप. तो उन दोनों का आप आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी. लेकिन एनर्जी यहाँ पे 1 फोटोन की मिल रही है आपको क्या चाहिए, 1 मोल की चाहिए ना. तो मतलब मोल करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. एवोगैड्रो नंबर के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आपको मोल में मिल जाएगी, किलो जूल पर मोल. चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं. अभी यहाँ पे आपको दिया है 100 वॉट, ठीक है. 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड होता है. 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, ठीक है. तो 100 वॉट मतलब 100 जूल पर सेकंड हो जाएगा. ये एनर्जी है, ये वॉट है बल्ब के. वो क्या कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा दिया गया हमें 400 नैनोमीटर. नैनोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा. तो याद रखना है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन, हमें क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड. 1 सेकंड के अंदर कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं. तो पहले हम 1 फोटोन की एनर्जी देख लेते हैं. एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, पहले 1 फोटोन की एनर्जी देखेंगे क्या होता है. E इज इक्वल टू h न्यू होता है, ठीक है. और हमें पता है कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा होता है. इन दोनों को मिला के E की वैल्यू क्या मिल जाती है हमें, hc बाय लैम्बडा मिल जाता है, ठीक है. यहाँ पे हो जाएगा हमारा न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा. तो इसकी वैल्यू रख देनी. अभी आपको पता है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है. यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी फिक्स है, याद रखना है. 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकंड. और हमें वेवलेंथ दिया गया है लैम्बडा, ठीक है. वो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो हमें यहाँ पे 1 फोटोन का पावर मिल गया है. एनर्जी ऑफ 1 फोटोन मिल जाती है हमें, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. तो कितने फोटोन रिलीज होंगे सेकंड में, तो हमारे पास
100 वाट के हिसाब से 100 जूल पर सेकंड है, और एक फोटोन की एनर्जी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी करेंगे हम, तो जूल निकल जाएगा, तो पर सेकंड हमें कितना मिलेगा, इतने फोटोन मिलेंगे। चलो अभी प्रॉब्लम 2.8 है, हमें उसमें समझना है कि एक पहला कहना क्या चाहते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, में वेवलेंथ दिया है, लैम्बडा दिया है 300 नैनोमीटर, ठीक है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, यहाँ पे समझो कि सोडियम है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आ रही है वो कितनी है, 300 नैनोमीटर की है। फॉल्स ऑन द सरफेस सोडियम, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं, इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1.68 टाइम्स 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल, ठीक है, मोल पे, मतलब ये भी मोल पे ही होनी चाहिए एनर्जी, तो ये मोल में बाहर निकलेगी, ठीक है ना, जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उतनी एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन मोल में बाहर निकल रहा है तो एनर्जी भी हमें मोल में देनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो एक फोटोन की मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, वो एक फोटोन की हमें एनर्जी ढूंढनी पड़ेगी। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, तो उसके, और उसके हिसाब से उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी वेवलेंथ होगी जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जन मोल टू सिंगल यूनिट पे आना है, फिर से मोल पे जाना पड़ेगा हमें। तो पहले क्या करेंगे हम, जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, जो वेवलेंथ दी गई है उसके हिसाब से हम एनर्जी ढूंढ लेंगे। एनर्जी 300 नैनोमीटर, फोटोन इज गिवन, उसके ऊपर से एनर्जी E इज इक्वल टू एच बाई लैम्बडा, दो इक्वेशन को यहाँ पे इक्वल कर देते हैं हम साथ में, इज इक्वल टू, हमें पता है इज इक्वल टू एच न्यू, और C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, इसके ऊपर से ये मिल जाएगा हमें। तो ये है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, H प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, लैम्बडा हमें दिया गया है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमें यहाँ पे एक फोटोन का एनर्जी मिला, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब एनर्जी हमें मोल में डालनी पड़ेगी, तो ही इलेक्ट्रॉन मोल में इजेक्ट होगा। मोल में डालने के लिए, मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मोल की एनर्जी मिलेगी। अब हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी है, हमें क्या पता है, ये हमारा मेटल है, इतनी एनर्जी हम डाल रहे हैं और इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, तो ये क्या होता है, एच न्यू टोटल एनर्जी जो है वो, और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है जिससे एनर्जी से बाहर आ रहा है। तो हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, मिनिमम एनर्जी नीडेड, कितनी एनर्जी चाहिए हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के, नीडेड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, कितनी चाहिए, तो हमारे पास एनर्जी ये है, ठीक है, और कितने पावर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो हमें सब में दिया गया है, 1.68 टाइम्स 10 टू द पावर 5, ये वाली है ना, ये है यहाँ पर। हमें क्या करना पड़ेगा, ए एच न्यू जो एनर्जी है हमारी, माइनस काइनेटिक एनर्जी करेंगे हम, तो हमारी क्या मिलेगी, एच न्यू नॉट मिलेगा, जितनी एनर्जी चाहिए वो, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है, ये एनर्जी मिल रही है, कितनी, मिनिमम एनर्जी नीडेड, एच न्यू नॉट होता है मिनिमम एनर्जी नीडेड, मोल में है लेकिन ये। अभी हमें क्या करना है, अगर ही मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पूरा मोल में एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, द मिनिमम एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन,
एक ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम द मिनिमम एनर्जी फॉर वन इलेक्ट्रॉन हम ढूंढेंगे। तो जो मोल में एनर्जी हमें मिल रही है उसको हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी चाहिए इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो टोटल एनर्जी हमारी ये है, टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट कर देंगे तो मोल मोल हमारा निकल जाएगा, तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, अभी हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो मिल गई है यहाँ पे, एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब हमें उसके हिसाब से वेवलेंथ कितनी बनेगी वो ढूंढ लेना है। तो वही हमारा फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच न्यू एंड C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। इन दोनों को साथ में करके हमें ये मिल जाता है वैल्यू। उसके बाद से प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और एनर्जी हमने यहाँ पे मिनिमम एनर्जी हमने जो निकाली वो रख देंगे। तो लेंथ हमें मिलेगी वेवलेंथ लैम्बडा मिल रहा है 517 नैनोमीटर। उसके हिसाब से मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो कौन सी लाइट होगी, वो ग्रीन लाइट का वेवलेंथ है। चलो प्रॉब्लम 2.9 देख लेते हैं हम। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर द मेटल ये है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी हमें ढूंढनी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 × 10⁵ 15 सेकंड हिट द मेटल। ठीक है, ये मेटल है, अगर उस पर जो ये हिट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है हमारी। और मिनिमम यहाँ पे चाहिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए हमें, तो वो हमारे तो न्यू नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अगर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, कितनी एनर्जी हमें दे रहे हैं और कितनी एनर्जी चाहिए, तो न्यू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो इसमें एच अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब हमें वैल्यू दोनों की दी गई है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट रखना है, न्यू एंड न्यू नॉट को माइनस करेंगे, अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, जूल में एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा एविडेंस फॉर द क्वांटाइज, एविडेंस फॉर द क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। अब एनर्जी लेवल क्वांटाइज होते हैं, उसके एविडेंस क्या है वो है, तो उसमें हम डायरेक्टली फिगर को स्टडी करेंगे। फिगर और उसके नीचे जो लाइन दी गई है वो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सन स्पेक्ट्रम,
यहाँ पे दो है हमारे ए एंड बी, फिगर ए एंड बी। यहाँ पे फिगर ए है, एटॉमिक एमिशन दिखाया गया है, और यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाया गया है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। ठीक है, अब एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, यहाँ पे एक्साइटेड सैंपल जो हमारा वो एक्साइटेड सैंपल लिया है, जैसे हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे, उसको एक्साइटेड कंडीशन में रखा हुआ है, तो वहां से जो वेव लेंथ इजेक्ट हो रही है, एमिट हो रही है, उसको प्रिज्म से पास करेंगे, और वो जो फिल्म है हमारी उसके ऊपर लाइन स्पेक्ट्रम दिखता है। और सैंपल यहाँ पे लिखा है सैंपल ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है, उसका सैंपल लिया गया है। कैन बी पास थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म से पास करेंगे, एंड सेपरेट इनटू सर्टेन डिस्क्रीट वेवलेंथ। तो वो किसमें होता है, सर्टेन डिस्क्रीट वेवलेंथ में सेपरेट होता है। Thus an emission spectrum which is a photographic recording of the separate wavelength is called a line spectrum। तो उसे अलग अलग लाइन में हमें ये वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग लाइन यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इस तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ हमारी बढ़ रही है, तो अलग अलग लाइन दिखेगी, और एमिशन जो हो रहा है उसके हिसाब से लाइन दिख रही है हमारी, तो उसके लिए इसे क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, वेवलेंथ एमिट हो रही है। ठीक है, वेवलेंथ एमिट हो रही है, उसके हिसाब से हमें जो अलग अलग लाइन मिल रही है उसे एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे क्या होता है, व्हाइट लाइट का एक सोर्स है, यहाँ पे व्हाइट लाइट है, ऑन एक्साइटेड एटॉमिक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, एंड देन थ्रू अ स्लिट एंड प्रिज्म, यहाँ पे स्लिट से पास करते हैं और प्रिज्म से पास करते हैं। ट्रांसमिटेड लाइट इज लैकिंग इन इंटेंसिटी एट द सेम वेवलेंथ एज आर एमिटेड इन ए, the recorded absorption spectrum is also a line spectrum and the photographic negative of the emission spectrum। तो ये दोनों लाइन स्पेक्ट्रम ही है, दोनों में लाइन ही है, तो मतलब ये लाइन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, फोटोग्राफिक नेगेटिव जैसे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो कलर ब्लैक है वहां पे यहाँ पे कलर दिख रहा है उसका, और यहाँ पे जो ब्लैक लाइन है वहां पे यहाँ पे कलर दिखेगा। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ एमिट हो रही है उसके हिसाब से यहाँ पे कलर दिखेंगे, इसलिए इसे एमिशन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब ये जो हाइड्रोजन गैस जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं दिखेगी, उसको छोड़ के दूसरी वेव्स यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, वेवलेंथ एमिट होती है हाइड्रोजन की, वही दिखती है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की वेवलेंथ जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और उसके छोड़ के बाकी की वेवलेंथ दिखती है, तो इसलिए इसे एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके हिसाब से कुछ वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन्स होती है। स्पेक्ट्रल लाइन्स आर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ वेव नंबर। किसके नाम कैसे समझेंगे स्पेक्ट्रल लाइन का, वेव नंबर कैसे समझेंगे, वेव नंबर न्यू बार मुझे आपको पता है 1/λ होता है। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, ये उसका फॉर्मूला है न्यू बार इज इक्वल टू 1,09,677 1 2 स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर सेंटीमीटर, एक फॉर्मूला है। n क्या है हमारा, यहाँ पे इंटीजर है। अगर 2 हमारा ग्राउंड स्टेट पे है तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहां तक तो 3 4 5 से ही आएंगे। इसके साथ जो सब सीरीज डेवलप की गई है, जैसे सीरीज को हम देख लेते हैं थोड़ा।
किसने कौन कौन सी सीरीज ढूंढ निकाली है। तो यहाँ पे जो सीरीज है, तो अगर ऑर्बिट 1 पे आ रहे हैं, ठीक है, ऑर्बिट 1 पे इलेक्ट्रॉन आए तो कहाँ से आएंगे, मतलब समझोगे 2 से ही आएंगे, 3 से आएंगे, पॉसिबल। तो वो जो सीरीज है ऑर्बिट 1 पे जो आ रहे हैं, उसको अल्ट्रावायलेट, उसकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट होगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में दिखाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। उसी तरह बार्मर ने जो निकाली वो 2 नंबर के ऑर्बिट पे जो आ रहे हैं वो 3, 4 से आएंगे, ठीक है। इस तरह से वो बार्मर सीरीज बोला जाएगा उसको। उसके पास्कन है, ब्रैकेट है, फंड है। थर्ड पे जो आ रहा है वो 4 से आएंगे, 5 से आएंगे और सो ऑन। फोर्थ पे जो आ रहा है 5 से आएंगे, 6 से आएंगे, सो ऑन। फिफ्थ पे 6, 7 पे आएंगे। यहाँ पे बार्मर जो सीरीज है वही विजिबल है, बाकी सब इंफ्रारेड 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 है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का हमें यूज करना है जब हमें लाइन स्पेक्ट्रम दिया जाएगा तब, ठीक है। फर्स्ट लाइन स्पेक्ट्रम अगर फर्स्ट पे आ रहे हैं कहाँ से, 2 से, तो ये इनिशियल इस पे पहुंचेंगे यहाँ से। जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 1,09,677 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट, उसे रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाएगा फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर कर सकते हैं पर मीटर। ये सीरीज सब देख लेना है, 1 पे आ रहा है, उसको हम इस फिगर के हिसाब से समझ लेते हैं। ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, द डायग्राम शोज। ट्रांजिशन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो यहाँ पे समझना है। N1 पे जो आ रहे हैं, ठीक है, N1 पे जो आ रहे हैं, N1 तो N1 पे कहाँ से आ सकते हैं, N2 से आ सकते हैं, N3 से आ सकते हैं, 4 से आ सकते हैं, 5 से 6 से आ सकते हैं, ठीक है। इसे लेमन सीरीज बोलेंगे। एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाओ ऐसे बढ़ती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी बाहर। N2 पे कहाँ से आ सकते हैं, तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, बार्मर सीरीज जो ढूंढी थी N2 पे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकते हैं, 3 से आ सकते हैं 2 पे, 4, 5, 6 से आ सकते हैं नीचे, ऐसे इनफाइनाइट है। और N3 पे कहाँ से आ सकते हैं, तो 4, 5 इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सीरीज से आ सकते हैं, कौन कौन स्पेक्ट्रल लाइन कैसे कैसे बन रही है, और कौन कौन सी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, उसके हिसाब से सब सीरीज बनाई गई है। ओके, तो यहाँ पे लास्ट में आप समझ लेते हैं हम यहाँ पे, more and more complex of the heavier atom, there are however certain features which are common to all line spectral. लाइन स्पेक्ट्रम में एक चीज का क्या कॉमन है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज यूनिक। सभी एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, यूनिक होता है, जैसे फिंगरप्रिंट की तरह। देयर इज रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट, और सभी एलिमेंट में क्या होता है, रेगुलरिटी होती है। एक तो यूनिक होते हैं, जैसे ह्यूमन में कैसे फिंगरप्रिंट सबके अलग होते हैं,
जैसे सभी एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम अलग रहेंगे, ठीक है, और उसमें रेगुलरिटी हमें देखने को मिलेगी। ओके, सो हियर दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 3। इसके बाद बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, इसके ऊपर पार्ट 4 आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम सीख रहे हैं ग्रेजुअली, बहुत सारी चीजें हमने सीख ली है, ठीक है। अभी पार्ट 4 में हम बोर का मॉडल स्टडी करेंगे, उसके ऊपर आगे की थियरी समझेंगे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, you have enjoyed the learning. So subscribe my channel and share it, press the bell icon, like it. Have a nice day. Thank you.